नुमान कैसर का जो मुबैना पुलिस मुकाबला है वो किस तरह से प्लान हुआ, कैसे एग्जीक्यूट हुआ और ज़रूरत क्यों पेश आई करने की। जेल के अफसर जो है वो नुमान कैसर के अहले खाना को इत्तला ये देते हैं कि इसके नुमान कैसर के हालात हमें ठीक नहीं लग रहे। मकसद ये था कि इसको किसी ना किसी तरीके से रगड़ा देना था। और इसके पीछे था कौन? जिन महफिलों में ये दोस्तों की बैठा करता था उसके मुतल्लिक नाम लेकर ये कहा करता था मेरी तो दुश्मनी असल में फलां शख्सियत के साथ है। यही चीज जो थी वो इसके गले पड़ गई हुई है। जब से सीसीडी फॉल हुई है कोई 1500-1600 लोग सीसीडी ने मारे हैं और बड़े बड़े जुराइम पेशा लोग मारे हैं। सीसीडी ने नहीं मारे, उनके साथियों ने मारे हैं। मैं आपको एक बात आज कह रहा हूँ, ये बात मेरी ना आप लिख लें। 3-4 पुलिस एनकाउंटर सीसीडी के ऐसे हैं जो इनके गले पड़ेंगे। काशिफ ज़मीर, जिसको पिछले साल सीसीडी ने पकड़ा था क्योंकि वो डाला कल्चर को प्रमोट कर रहा था और असले की नुमाइश कर रहा था, अब वो आपके मुतालिक बात कर रहे हैं वीडियो में। आमिर मिर्जा साहब, मैं आपसे ये बात पूछना चाह रहा हूँ कि आपको सीसीडी से मसला क्या है? अगर काशिफ ज़मीर को किसी सीसीडी अफसर ने कहा है इस वीडियो बयान के लिए तो वो मुझसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। काशिफ ज़मीर के जरिए मुझे पैगाम देने की जरूरत कोई नहीं है। ये पैगाम है या वार्निंग? दोस्तों, हाइलाइट्स आपने देखी। आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं और मेरे गेस्ट आपके लिए बहुत मेहनत और तहकीक के बाद इस पॉडकास्ट को लेकर आते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद है, आप चाहते हैं कि इस काम को हम जारी रखें, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके सब्सक्राइब करने से ये जो वीडियो है ये मैक्सिमम ऑडियंस तक जाए। मिर्ज़ा साहब, लास्ट पॉडकास्ट मैंने किया स्पेन से आए हुए नुमान कैसर पे, जिन पे इल्ज़ाम है कि अपने साबका बहनोई का उन्होंने कत्ल करवाया शूटर्स के ज़रिए। अब नुमान कैसर, जिन्होंने अदालतों के सामने अपने आप को सरेंडर भी कर दिया, जेल गए, जेल से जब वापस बाहर निकले तो मुबैना तौर पे उन्हें अगवा करके उनका मुबैना पुलिस मुकाबला हो गया। सीसीडी पे पहले इल्ज़ाम आया कि सीसीडी ने ये इनकाउंटर किया, लेकिन सीसीडी का मौक़िफ़ आ गया कि ये इनकाउंटर उन्होंने नहीं किया, ये रहीम यार खान पुलिस ने किया। अब इस केस में काफ़ी नई इन्फॉर्मेशन है जिसकी वजह से ये दोबारा मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ। आज के पॉडकास्ट में मुझे बताएं कि नुमान कैसर का जो मुबैना पुलिस मुकाबला है वो किस तरह से प्लान हुआ, कैसे एग्जीक्यूट हुआ और ज़रूरत क्यों पेश आई करने की। अली, आप नुमान कैसर के पुलिस एनकाउंटर की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक बात आज कह रहा हूँ, ये बात मेरी ना आप लिख लें। मुस्तकबिल में कुछ 3-4 पुलिस एनकाउंटर सीसीडी के ऐसे हैं जो इनके गले पड़ेंगे। वो इनका पीछा नहीं छोड़ेगा। एक तो ये आप जो इसका जिक्र कर रहे हैं नुमान कैसर, ये तो इन्होंने किया ही नहीं। ये अपना इनके गले नहीं पड़ेगा, पुलिस के गले पड़ेगा, गवर्नमेंट के गले पड़ेगा ये पुलिस मुकाबला जो मैं आपको बताऊं। एक तो नुमान कैसर का हो गया, जो बार्सिलोना स्पेन का कहते हैं मारूफ कारोबारी शख्सियत थी और बड़ी बाअसर शख्सियत थी। इसके मैं आपको बताऊं बहुत से पॉलिटिशियन से, बहुत से पुलिस ऑफिसर्स, बहुत से ब्यूरोक्रेट्स के साथ ताल्लुकात थे, हसास इदारे के अफसरान के साथ इसके बड़े ताल्लुकात थे जो स्पेन में जाकर इसके पास ठहरा करते थे। इसके मतलब कि इतना कि इसके ताल्लुकात थे। और इसके पुलिस एनकाउंटर की वजह क्या बनी वो भी मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करूंगा। एक पुलिस एनकाउंटर हुआ था अपना भावलपुर रहीम यार खान में, 3 भाई और 2 बहनोई जो मरे थे। वो जिन पर इल्ज़ाम था कि ये वो स्कैमर्स थे और अपना ऑनलाइन फ्रॉड करते थे, लोगों के बैंक अकाउंट्स खाली कर देते थे। एक वो पुलिस एनकाउंटर जो है वो भी पेंडिंग रहेगा, वो भी आगे मुस्तकबिल में जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिर उसके अलावा एक पुलिस एनकाउंटर आप और है तीफी बट वाला इनकाउंटर जो है। लेकिन तीफी बट के हवाले से ना असल में उसकी फैमिली की तरफ से या जो उसके बाकी के अपना सपोर्टिव पर्सनस हैं उनकी तरफ से उसको परसू नहीं किया गया। और इसके अलावा जो अपना पुलिस इनकाउंटर है सरगोदा वाला, वो सरगोदा का जो राय फैसल शफकत भट्टी, वो भी एक जो है ना इनके गले की हड्डी जो है ना वो बना रहेगा। ये एक वाहिद पुलिस एनकाउंटर था सरगोदा वाला जिसमें सीसीडी को देखे, सरगोदा में उसका एनकाउंटर हुआ। असल में अगर तो उसके मुतल्लिक की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी तो वो सरगोदा को करनी चाहिए थी, सरगोदा में रह के करनी चाहिए थी। लेकिन आप देखें कि उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है लाहौर में और लाहौर आफ्ताब फुलरवान जो है वो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो अब देखें उसका कोई प्रेशर तो उन पे होगा, क्योंकि आप इससे पहले देखें जब से सीसीडी फॉल हुई है, नॉट अ सिंगल ब्रीफिंग, नॉट अ सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसी
भी पुलिस एनकाउंटर की इवन के इंफॉर्मेशन तक सीसीडी की जानिब से शेयर नहीं की जाती। ये वाहिद पुलिस एनकाउंटर था जिसका उसने सोशल मीडिया पर जब अपना एक वीडियो क्लिप डाला हुआ था, एक वो प्लस एचआरसीपी की जो एक रिपोर्ट पब्लिक हुई थी ना पीछे, उन्होंने कहा था कि जी के 955 लोग मारे हैं कोई पुलिस एनकाउंटर्स में, मावराए अदालत कत्ल हुए हैं। तो एक वो रिपोर्ट जो थी, मेरे ख्याल शायद उस रिपोर्ट का कोई प्रेशर था या क्या ऐसे मामला थे, बहुत से सवालात उठ रहे थे। सोशल मीडिया बहुत एक्टिव था सीसीडी के हवाले से, जो मुतनाज़ा पुलिस एनकाउंटर्स थे उस हवाले से। तो ये वो पुलिस एनकाउंटर्स हैं कि जो आगे मुस्तकबिल में जाकर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सीसीडी के फ्यूचर पर तो आगे जाकर बात करते हैं, हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। अब ये जो नुमान कैसर है जिसका मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ, इतना बासर है, इसका बैकग्राउंड क्या है? क्या ये क्रिमिनल है, कोई डॉन है या बिजनेसमैन है? इसके मुतल्लक जो पता लगा है ना अली, ये स्पेन का एक बिजनेसमैन है, ये और इसका भाई है ज़िशान, बड़ा अच्छा खासा इनका बिजनेस है और बड़े बाअसर लोग हैं ये। और वहाँ पर स्पेन में मैं आपको बताऊं कि यहाँ से बहुत से लोग, पॉलिटिशियंस कह लें आप, फिर उसके अलावा आप पुलिस ऑफिसर्स कह लें, हसास इदारों के ऑफिसर जो हैं, ब्यूरोक्रेट जो हैं, स्पेन जो जाते थे वो वहाँ पर इनके पास ठहरते थे या मेहमान के तौर पर इनको लुक आफ्टर किया करते थे वहाँ पर। तो अच्छा खासा इनका ताल्लुक, पुलिस में भी बहुत अच्छा खासा ताल्लुक है इनका। उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल ये है कि इसके रेड वारंट जारी हुए थे। जब ये वापस आता है ना, वापस आके जब ये कोर्ट में पेश होता है या शहर में कहीं भी मूव करता है, तो इसके साथ एलीट का एक डाला हुआ करता था, इसके पास सरकारी गार्ड हुआ करती थी। फिर सोशल मीडिया पे कोई शोर वोर मचा, बातें निकली, लोगों ने शोर मचाया, या जो इनके ओपोनेंट पार्टी थी उनकी तरफ से अफसरान को, गवर्नमेंट के लोगों को कुछ कहा गया, तो फिर वो डाला जो है वो वापस लिया गया था इससे। तो ये वहाँ पर रिहाइश पजीर थे, वहाँ पर इनका बिजनेस है। तो इसकी एक बहन है, उसका नाम गालिबन फलक नाज नाम है उनका, और उसकी शादी जो थी वो हुई थी एक बड़ी मशहूर मारूफ पाकिस्तान की कंपनी, अभी भी आज तक उसका नाम है, माजी में तो उसका बहुत नाम था, सोहराब साइकिल वाले। अच्छा, सोहराब साइकिल वाले जो है ना, ये दो पार्टनर हुआ करते थे ये, और एक गालिबन शेख अकरम साहब थे और दूसरे जो थे वो काजी अमजद थे गालिबन। तो काजी अमजद साहब का एक बेटा था, मास के साथ इसकी नुमान कैसर की हमशीरा जो थी उसकी शादी हुई थी। तो उनकी शादी अच्छे खासे चल रहे थे मामला, दो बेटियां भी पैदा हुई उनकी। तो बाद में फिर कुछ घरेलू नचाकी की वजह से उनके मामला डिस्टर्ब हुए, तो झगड़ा इस हद तक पहुंच गया कि मामला अलहदगी तक चले गए। तो इसमें यह भी कहा जा रहा था कि जी शायद नुमान कैसर की बहन की बेटियां थीं, बेटा पैदा नहीं हुआ था, झगड़ा इस वजह से हुआ, लेकिन इस चीज़ की किसी ने तस्दीक नहीं की। बहरहाल कुछ ना कुछ इशू तो था, घरेलू नचाकी थी, झगड़ा तो था। अब उस झगड़े में कुछ बात ये भी कहते हैं कि जो उसकी मास की मिसेस थी, फलक नाज जो है, वो कहते हैं कि मतलब कि आउटस्पोकन थी, वो बदतमीजी कुछ ज़्यादा किया करती थी या अपना खामन के साथ, बहरहाल जो भी उनके अपने मामला थे, पर्सनल मैटर है, वो तो एक वजह जो भी है वो बन गई। उनकी अलहदगी हो जाती है और डाइवोर्स हो जाती है। उसके बाद इनके मामलात आपस में चलते रहते हैं, बच्चों की कस्टडी के हवाले से केस चलना, फिर वो जो उनका बच्चों का कह लें कि नान नफ़का जो होता है उस हवाले से कोई मामला जो है वो कोर्ट में चलते रहे इनके। तो ये मामला चल रहे थे इनके, कोई साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए। अब नुमान कैसर को इस चीज़ की रंजिश थी कि मेरी बहन को क्यों छोड़ा, 2 बेटियां थीं, उसको तलाक क्यों दी उन्होंने। प्लस दूसरी एक बात जो और सामने आ रही है ना, वो ये भी कह रहे हैं कि नुमान कैसर की कोशिश ये थी, या उसकी फैमिली के बाकी लोग जो थे वो ये चाह रहे थे कि जो माज कत्ल हुआ है उसके हिस्से की जो जायदाद है, जो उसका जायदाद में हिस्सा बनता है, वो उसकी बेटियों के नाम ट्रांसफ़र किया जाए। अच्छा। इस हवाले से भी जो थे मामला तो वो कुछ चल रहे थे, सामने आ रहे हैं, जो गुफ्तगू चल रही है, जो बातें आ रही हैं, लेकिन अब इन चीज़ों की तस्दीक कोई नहीं कर रहा, इन चीज़ों को ऑन कोई नहीं कर रहा। दूसरा, इसके पुलिस एनकाउंटर के बाद या उससे पहले मास की फैमिली जो है वो भी सामने नहीं आ रही, उनकी तरफ से भी कोई मामला जो है वो सामने क्लियर नहीं किए जा रहे कि असल वजूहत क्या थी। वो जब तक क्लियर नहीं होंगी, कोई सामने से बयान नहीं आएगा, तब तक ये बातें जो हैं इसी तरह से ही चलती रहेंगी। अब इनको अफवाहें कह लें, इसको प्रोपेगेंडा कह लें, इसको झूठ कह लें, या इसमें कोई हकीकत है, ये वो ही लोग ज़्यादा जानते हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे। नुमान कैसर का पुलिस मुकाबला होता कैसे है? नुमान कैसर के आप पुलिस मुकाबले की तरफ आ जाएं, इसके जब माज मर्डर होता है ना,
मास के मर्डर की FIR जो है वो नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज होती है, प्लस नुमान कैसर और उसकी हमशीरा जो फलक नाज है वो 109 में इस FIR में मुलजम होते हैं। अच्छा, अब होता ये है कि जो अपना शूटर्स थे ना जिन्होंने उसको मास कैसर को मारा था, जिसका इल्ज़ाम नुमान कैसर पे था कि नुमान कैसर ने जो है वो शूटर्स हायर किए और हायर करके उनको मर्डर किया, वो इस मर्डर के कुछ अरसे बाद जो है ना शूटर्स पकड़े जाते हैं। जब शूटर्स गिरफ्तार होते हैं तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस कत्ल की, मास का, सुराब साइकिल वालों का जो बेटा था उसके कत्ल की कहानी फिर खुलना शुरू हो जाती है। अब वो उनको गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार क्या किया गया वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि जो मेरे ज़राए हैं, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक नुमान कैसर जो है वो दुबई में गया हुआ था, दुबई में मौजूद था। दुबई में उसकी मुलाकात लाहौर की एक शख्सियत से होती है, बॉर्डर एरिया की शख्सियत है वो, उसके साथ उसकी मुलाकात होती है, वहाँ पर उनके आपस में ताल्लुकात अच्छे बन जाते हैं और उस शख्सियत के ज़रिए कहते हैं कि उसने शूटर जो है हायर किए, 2 शूटर जो हायर किए वो उस शख्सियत की जिसकी दुबई में मुलाकात हुई थी, उसने शूटर्स प्रोवाइड किए, उन्होंने अपना काम अंजाम तक पहुंचाया, पैसे भी ट्रांसफ़र हो गए जितने पैसे दिए गए थे। अच्छा, ये शूटर जो थे ना ये दोनों मारने के बाद उसको दुबई चले जाते हैं। मैं आपको ना कोई पिक्चर्स भी देता हूँ उनकी शूटर्स की, वो भी आप दिखाइएगा नाजरीन को हमारे, जिन्होंने माज को कत्ल किया था। उन्होंने गालबन यहाँ से जब गए हैं तो एयरपोर्ट पर, लाहौर या दुबई एयरपोर्ट पर उन्होंने अपनी पिक्चर भी बनवाई थी, वो पिक्चर मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो वो भी दिखाइएगा हमारे नाजरीन को। तो वो यहाँ से चले जाते हैं दुबई और फिर जब पता लगता है ना कि ये इनको कत्ल किन शूटर्स ने किया है तो फिर वो दबाव बढ़ता है उनको वापस लाने के लिए। अब वापस लाने के लिए जो मेरी इत्तला है वो ये है कि वही शख्सियत जिसने प्रोवाइड किए थे वो कुछ अफसरान के साथ या अपने जानने वाले बाअसर लोग हैं उनके साथ डिस्कस करता है, बैठता है, वो कहता है जी मैं इनको पेश करवा देता हूँ, तो इनको फिर दुबई से वापस भिजवाया जाता है, पेश करवाया जाता है, इस शर्त पर पेश करवाया जाता है कि इनको मारा नहीं जाएगा, इनका केस जो है वो कोर्ट में ट्रायल किया जाएगा। अच्छा, इसमें वो जो बासर शख्सियत है जिसने ये शूटर्स को मिलवाया था नुमान कैसर को, पुलिस उसको नहीं पूछती? पुलिस की तफ्तीश में वो शामिल नहीं होता? भट्ट साहब, यहाँ पर ना मैं आपको बताऊं कि अगर तो आप जो बरसर इक़्तिदार लोग हैं ना, अगर तो आप उनकी सफ़ों में शामिल हैं ना तो आपके लिए बहुत सारा रिलीफ है, ठीक है। तो अब खुल के मैं आपके साथ क्या बयान करूं, इससे ज़्यादा क्या बताऊं कि आपको पता होगा कि पीछे एक डिफेंस में मर्डर हुआ था, अहमद जावेद नौजवान कत्ल हुआ था, तो उस वक्त CCD बहुत एक्टिव थी, लेकिन उस केस में CCD कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हुई। हालांकि सोहेल जफ़र चट्टा साहब ने कहते हैं कि शायद विज़िट भी किया था उस जगह का और उस केस के हवाले से उन्होंने डिस्कशन भी की थी और गए भी थे वो खुद, लेकिन वो केस उन्होंने अपने हैंड ओवर नहीं किया उन्होंने। उसकी वजह क्या थी, वहाँ उसमें भी डाला यूज़ हुआ, लैंड क्रूज़र यूज़ हुई थी, गनमैन आपने देखा उस पर सोशल मीडिया पर CCTV फुटेज भी चलती रही, कितने गनमैन थे और फिर एक बच्चे को मार दिया, एक बच्चे को मार दिया। वो बहरहाल जो भी मामला थे आप देखें ना उसमें CCD एक्टिव नहीं हुई। अब उसके मतलब यही कहा जा रहा था कि जो बरसर इक़्तिदार लोग हैं वो उन सफ़ों में शामिल हैं, इस वजह से उसको निगलेक्ट किया गया और उस पर तवज्जो नहीं दी गई। बहरहाल वो केस चल रहा है कोर्ट में, अब गारबल ट्रायल हो रहा है केस, और वो जो मुलजम था अब्दुल्ला खोखर जो था वो उसको अरेस्ट किया गया हुआ है, वो जेल में है गालबन। आज बेल भी उसकी मेरे ख्याल शायद अप्लाई की हुई है या अप्लाई की हुई थी, वो रिजेक्ट हो गई थी सेशन से, तो बहरहाल वो एक सेपरेट इशू है। तो आपकी बात का जवाब मैं दे रहा था कि जो बरसर इक़्तिदार लोग हैं उनकी सफ़ों में जो लोग शामिल होते हैं ना उनके लिए कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन होती है। अब राइस फैसल शफकत भट्टी वाला जो इनकाउंटर हुआ है उसमें एक चीज़ जो है ना उसको ये बड़ा एक इसको हाईलाइट करने की भी कोशिश की गई कि राइस फैसल शफकत भट्टी का आप देखा होगा शहबाज शरीफ के साथ उसकी पिक्चर जो थी वो सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही थी, वो एक प्रिटेंड किया जा रहा था कि भाई हमारी तरफ से तमाम लोग जो हैं वो बराबर हैं, सबके साथ एक साथ सलूक किया जा रहा है। हुकूमती सफ़ों में लोग जो शामिल हैं उनके साथ भी किसी किस्म की कोई नरमी नहीं बरती जा रही। तीफी भट्ट को ले लें आप, तीफी भट्ट का ताल्लुक नून लीग से था,
नवाज शरीफ जब वापस आए थे, किस तरह से मीनार पाकिस्तान में जलसा हुआ, वहाँ पर ताजरों की एक बड़ी तादाद इकट्ठी की, लोगों को वहाँ भिजवाया, घर पे अपने खाना रखा उसने, वो सब सोशल मीडिया पर चलता रहा सारा कुछ। तो ये भी एक अपना उनकी कोशिश थी कि भाई बताएं कि हम जो हुकूमती ताल्लुकात वाले लोग हैं, अगर वो जुर्म करते हैं, वो जुराइम पेशा हैं, शूटर्स का इस्तेमाल करते हैं, लोगों को जानों से खेलते हैं, उनको कत्ल करवाते हैं, तो उनके लिए भी कोई माफ़ी नहीं है। ये मामला इसी तरह से चलते हैं। तो वो शूटर्स पे आ जाते हैं हम वापस। तो उनको शूटर्स को जो है ना फिर पेश करवाया गया, फिर उनका केस ट्रायल हुआ, और अब जो उनका स्टेटस है, उनको इस नुमान अपना मास के कत्ल में उनको अपना 25-25 साल गालबन उनको उम्र कैद की सज़ा है, और वो जेल में मौजूद है इस टाइम। अच्छा, इसके बाद फिर होता ये है कि मास के कत्ल में ना पंजाब पुलिस की जानिब से बाकायदा एक प्रोसेस होता है रेड वारंट का, वो उसको अडॉप्ट किया जाता है। प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद नुमान कैसर के और उसकी हमशीरा के जो है ना उनको रेड वारंट जारी करवाए जाते हैं। इंटरपोल ने वहाँ की गवर्नमेंट को भेजे वो रेड वारंट के, जी हमारा ये मुलजम है, ये हमें मतलूब है और आपके मुल्क में मौजूद है ये, तो इसके मुतल्लिक बताएं क्या करना है। अब वहाँ पर स्पेन की जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो उनको जो है ना वहाँ पर पाबंद कर देती है, नुमान कैसर को, और जो FIR में जो भी जिनके खिलाफ भी रेड वारंट थे उनको पाबंद करती हैं। तो वहाँ पर वो लोकल पुलिस में जाकर वहाँ पर अपनी हाजिरी लगवाती हैं, कहीं वहाँ से स्लिप नहीं होते वो। तो वो उसके लिए पता नहीं गालबन अल्टरनेट डे या आफ्टर 1 वीक या डेली बेसिस पे इस तरह से कोई उनका वहाँ पे कोई सिस्टम है, तो उनको वहाँ पर जाना पड़ता था। और गवर्नमेंट की जानिब से ये प्रेशर इन पर था कि भाई अगर आप को चाहिए कि आप जाकर अपने केस को फेस करें, अपने मुल्क में उनको फेस करें जाके। तो इस हवाले से फिर नुमान कैसर जो है वहाँ से वापस पाकिस्तान आता है, और आकर उसने यहाँ पर बेल करवाता है। और माज वाला जो मर्डर है वो एक कोई 506 की खाल टेलीग्राफ एक्ट की FIR नसीराबाद थाने में, जहाँ माज का FIR दर्ज हुई थी, वो उनको आके यहाँ पर बेल करवाता है और कोर्ट में पेश होता है, उनको फेस करता है। अच्छा, यहाँ पर जब वो वापस आता है ना, मैंने आपको बताया कि बासर शख्सियत थी, ताल्लुकात तो उसके थे, और उन ताल्लुकात की बिना पर फिर उसको ना यहाँ पर उसके जो दोस्त है बाप थे, गालबन कोई एक मेरा ख्याल कोई DIG लेवल के कोई अफसर हैं, उन्होंने उसको ना एक उसकी सिक्योरिटी के लिए एक डाला दे दिया, उसके साथ एलीट का एक डाला चला कर प्रोटोकॉल उसको मिल गया। उसने जहाँ कहीं मूव करना है उसके साथ वो डाला जाता था, कोर्ट में पेशियों पर जा रहा है वहाँ पर भी उसके साथ डाला जाया जाता था। तो इसका फिर काफ़ी शोर मचा। फिर ज़ाहिरी बात है, अब लोग तो अपोनेंट पार्टी भी थी, तो उन्होंने शोर वोर मचाया था। फिर उसके बाद वो उसकी सिक्योरिटी जो प्रोटोकॉल था वो वापस हो गया था उसके बाद। तो फिर होता ऐसे है कि एक दिन इसको ये पेशी से वापस आ रहा होता है, तो इसको ना उठा लिया जाता है, इसको नुमान कैसर को इसको उठाकर इसको एक तो जो इसकी जो नेक्स्ट डेट होती है ना, तब तक वो पेश नहीं होता कोर्ट में, तो उसकी बेल वहाँ से कैंसिल हो जाती है। जब कैंसिल होती है तो फिर इसकी और जो कोई दूसरे मुकदमात हैं उनमें इसके से तफ्तीश शुरू करती है, और उनमें इसकी गिरफ्तारी जो है वो डाल दी जाती है, और फिर मामला आहिस्ता आहिस्ता चलते रहते हैं। और ये फरवरी के महीने की बात है, फरवरी के महीने की बात है। अच्छा, इसमें अब होता ऐसे है कि इसकी ना एक आंटी है, आसफा शाहीन नाम है गालबन उनका। और अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये ना लाहौर का इलाका है, मिस्री शाह, ये जद्दी पुश्ती वहाँ के रहने वाले हैं। अच्छा, ठीक है। तो इसकी जो आंटी हैं वो भी उधर मिस्री शाह में रहती हैं, वो प्लस इसका एक दोस्त है, वो इसके साथ मिलकर इसके केसेस को परसू कर रहे थे। तो चल रही थी तारीखें। फिर जब इसको उठा लिया गया तो उन्होंने फिर दोबारा कोर्ट से रब्ता किया, कोर्ट ने फिर जो है पुलिस से रिपोर्ट मांगी, CCD से रिपोर्ट मांगी, तो यही कहा जा रहा था कि इसको CCD ने उठाया है। ठीक है। तो काने में गालबन इसको वहाँ पर रखा गया था, वहाँ पर इससे तफ्तीश की जा रही थी। एक वो माज वाला मर्डर था, फिर उसके बाद एक टेलीग्राफ एक्ट का, फिर उसके बाद एक कोई डकैती का पर्चा था, उसमें भी इसकी कोई अपना शुबे में कोई गिरफ्तारी डाली गई, उसमें भी रिमांड लिया गया इसका। बहरहाल ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद इसको जेल भिजवा दिया गया, ये जुडिशल हो जाता है। जुडिशल होने के बाद इसकी बेल अप्लाई होती है, ये बेल पर बाहर आ जाता है। बाहर आकर ये फिर दोबारा अपनी तारीखों का कोर्ट को जो है फेस करता है। तो एक दिन होता ऐसे है कि ये फिर पेशी से कहीं वापस जा रहा था, तो इचरे के इलाके से इसको फिर दोबारा उठा लिया गया। उठा के इसके साथ फिर इसके बाद इसके कहते हैं कि फिर इसको किसी और मुकदमे में इसकी गिरफ्तारी डाल दी। गिरफ्तारी डालने के बाद फिर वही प्रोसेस चला, इसको
اب مقصد یہ تھا کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے رگڑا دینا تھا. اور اس کے پیچھے تھا کون؟ یار اب اس کے پیچھے تھا والی بات جو ہے نا وہ میرے لیے بیان کرنا خاصی مشکل ہے, وہ میں بیان کر نہیں سکتا معذرت کے ساتھ, لیکن میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا, ہنٹ آپ کو میں دے دوں گا کہ میں نے آپ کو بتایا نا اس کے پولیٹیکلی بھی تعلقات جو تھے وہ اچھے تھے. اور جو میری اطلاع ہے کہ جو ہمارے ایکس کہہ لیں کہ سی ایم پنجاب تھے پرویز الہی, ان کے بیٹے مونس الہی کے ساتھ بھی اس کے اچھے تعلقات تھے, کیونکہ مونس الہی بھی اسپین میں ہے اگر آپ کو اس کا علم ہو تو اس کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات تھے. تو یہ یہاں پر نا جب اپنے کیسز کو فیس کر رہا تھا نا, تو جن محفلوں میں یہ دوستوں کی بیٹھا کرتا تھا یا جا کہیں گپ شپ ہوتی تھی نا, تو وہاں پر یہ کسی شخصیت کا, ایک پولیٹیکل شخصیت, بڑی اہم بڑی تگڑی شخصیت اور ایک کہہ لیں کہ بڑا اس کا کردار ہے, اس کے متعلق نام لے کر یہ کہا کرتا تھا میری تو دشمنی اصل میں فلاں شخصیت کے ساتھ ہے. یہ ایک زبان زد عام تھی بات جو یہ مختلف جگہ پر بیٹھ کر کہا کرتا تھا. تو میرے خیال سے ایک یہی چیز جو تھی وہ اس کے گلے پڑ گئی ہے, اور اصل وجہ جو ہے میں بھی شاید وہی بنی ہو. ٹھیک ہے, تو اس کو دوبارہ جب اٹھاتے ہیں نا اچھرے کے علاقے سے, وہاں سے اٹھا کے پھر اس پر کوئی اپنا ایف آئی آر میں گرفتاری ڈال کر کچھ دن پروسیس چلتا ہے, پھر اس کو جیل بھیج دیتے ہیں. اچھا اس دوران پھر اب اس کو وکیل جو تھے وہ دوبارہ کورٹ سے رابطہ کرتے ہیں. رمضان ڈھوڈی ہیں ایک وکیل, تو وہ غالباً سول جج بھی رہ چکے ہوئے ہیں, اب انہوں نے چھوڑ کے تو دوبارہ وکالت شروع کی ہے, کچھ عرصہ ہی ہوا ہے دوبارہ وکالت میں آئے ہیں. وہ اس کے وکیل تھے, وہ یہ معاملہ دیکھ رہے تھے سارے, وہ پھر ہائی کورٹ سے بھی رابطہ کرتے ہیں, وہاں درخواست دائر کرتے ہیں. اچھا اس پہ پھر جو ہے نا سہیل ظفر چٹھا کو بھی بلایا جاتا ہے کورٹ میں, تو وہ بھی پیش ہوتے ہیں اور وہ باقاعدہ ریٹن لکھ کے دیتے ہیں اور اس کے مقدمات کی تفصیل دیتے ہیں, اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ اب ہمیں ان کے علاوہ کسی اور ایف آئی آر میں وہ مطلوب نہیں ہے. وہ ٹھیک ہو گیا, تو اس کو فی الحال تو وہ جیل میں ہی تھا. پھر اس کی کہتے ہیں کہ بیل اپلائی کرتے ہیں, اس کی بیل ہو جاتی ہے, تو اس کو ابھی روک کر نہیں بھجواتے وہ. ٹھیک ہے, تو اب جو میری اطلاع ہے نا کہ اندر جیل سے ایک جیل کے افسر جو ہے وہ نعمان کیسر کے اہل خانہ کو یا اس کے وکیل کو یا مطلب کہ ان کو کسی کو بھی ایک شخص کو نا وہ اطلاع یہ دیتے ہیں کہ اس کے نعمان کیسر کے حالات ہمیں ٹھیک نہیں لگ رہے, کیونکہ جیل میں کچھ لوگ جو ہیں باہر کے لوگ, سرکاری لوگ کہہ لیں انہیں, وہ رابطہ کرتے ہیں جیل میں, کچھ غلط روپکار بھی بھجواتے ہیں اس کی نعمان کیسر کی, اس کو باہر نکالنے کے لیے. تو وہ ان کو جب اطلاع جاتی ہے تو وہ پھر دوبارہ کورٹ میں درخواست دیتے ہیں کہ جی ہمیں خدشہ ہے کہ سی سی ڈی جو ہے وہ نعمان کیسر کو جعلی پولیس مقابلے میں مار دے گی. لیکن اس کیس میں سی سی ڈی کو تو مطلوب ہی نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں سی سی ڈی کو مطلوب نہیں ہے, لیکن جو اس کو پہلے سی سی ڈی نے اس سے تفتیش کی, سی سی ڈی نے اس کو اٹھایا کانے میں رکھا, جو تھانہ ہے سی سی ڈی کا وہاں پر رکھا انہوں نے. ٹھیک ہے, تو سی سی ڈی کیوں اپنا بیچ میں آئی اس کو, جب سی سی ڈی کو مطلوب ہی نہیں ہے. دیکھیں نا دشمن داری کے معاملات جو ہیں وہ دشمن داری کے معاملات میں تو سی سی ڈی نہیں آتی, لیکن رائج فیصل شفقت بٹی دشمن دار, تیفی بٹ والا دشمن داری والا معاملہ, وہ رحیم یار خان والے ان کی بھی آپس میں اسکیمرز کی دشمنیاں تھیں آپس میں ان کی. ٹھیک ہے, ان کو بھی مار دیا. اب یہ نعمان کیسر والا, یہ بھی دشمنی تھی, خاندانی دشمنی ہوئی نا, ایک مرڈر کیا اس نے, بس بیچ میں یہ چیز تھی کہ شوٹرز کو انہوں نے استعمال کیا. اب شوٹرز تو سزا 25 سال کی کاٹ رہے ہیں, ان کو تو نہیں کسی نے کہا کہ جیل سے نکال کے تو ان کو بھی مار دیا جائے. ٹھیک ہے, تو اب جب وہ فیس کر رہا تھا اس کو, تو اس حوالے سے ان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ اس کو ہم کس حد تک آگے ساتھ لے کر جانا ہے یا نہیں جانا. لیکن اب انہوں نے ڈیسائیڈ ہی کچھ اور کر لیا ہوا تھا. جب انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کچھ اور, تو اس کے بعد پھر ان کو چاہیے تھا کہ معاملات کو خوش اسلوبی سے لے کے چلتے. تو جو خوش اسلوبی ان کے نزدیک ہے اس حساب سے وہ اس کو لے کر چلے ہیں ساتھ. تو جب جیل سے ان کو اطلاع ملتی ہے نا کہ یہ اس کو پولیس مقابلے میں مار دینا ہے, اور پھر وہ دوبارہ اپلیکیشن دیتے ہیں. پھر جو ہے وہ سی سی ڈی کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے, پولیس کو بلایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمیں کسی مقدمے میں مطلوب نہیں ہے. اب وکیل جو تھے وہ شانہ تھا وکیل رمضان ڈھوڈی, اس نے ایف آئی اے سے باہر فلائی نہیں کر سکتے آپ, اس لسٹ میں انہوں نے چیک کروایا. اچھا جب چیک کروایا تو پتہ لگا, اچھا ہمارے لیے بھی بڑی حیران کن بات تھی کہ ایک ایف آئی آر منڈی بھاولدین میں منشیات فروش کا ایک پولیس انکاؤنٹر ہوتا ہے, اس منشیات فروش کو ساتھی چھڑوانے کے لیے آتے ہیں.
वो जो साथी छुड़वाने के लिए आते हैं उनमें एक नाम जो है इसका नुमान कैसर का भी डाल दिया जाता है। अब उस 302 के मुकदमे में नुमान कैसर सीसीडी को, पुलिस को मतलूब होता है पुलिस मुकाबले के केस में। पुलिस मुकाबले केस में। अच्छा, इसमें हैरान कुन और बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं जो है, इसमें 24 को इसको गिरफ्तार करके जेल भिजवाते हैं, कस्टडी में होता है पुलिस की, और जो वो इनकाउंटर है वो 30 तारीख को होता है, यानी कि जब वो इनकाउंटर होता है तो ये जेल में था। अब वो एफआईआर जब वो अपना वकील की जानिब से निकलवाई जाती है तो पता लगता है उन्हें, तो वो कोर्ट में जब प्रोड्यूस करते हैं कि जी ये देखें एक ये एफआईआर। अच्छा, इसके अलावा एक और भी कोई एफआईआर 302 की, और वो लाहौर की है गालबन शायद, उसमें भी इसको नामजद किया गया, उसमें भी इसको रखा गया। ये चीज़ें जब कोर्ट में सामने आती हैं तो फिर कोर्ट अच्छा खासा बरहमी का जो है वो इजहार भी करती है, पुलिस वालों की सरजनिश भी करती है। फिर उसके बाद उनको बुलाती है, मंडी भावलदीन वालों को बुलाती है, फिर गालबन कोई डीआईजी लीगल हैं, कोई सीसीडी के हैं या पुलिस के हैं, उनको भी बुलाते हैं। फिर वो सारा लताड़ा होता है उसका, वो कहते हैं जी नहीं ये गलती हो गई हमसे, ये हो गया वो हो गया। बहरहाल वो कुछ 2 पुलिस एहलकार जो मंडी भावलदीन के थे गालबन, शायद उनके खिलाफ कोई एफआईआर के ऑर्डर भी दिए कोर्ट की जानिब से। तो अब इनको तो ये था कि उसको नुमान कैसर के हालात जो हैं वो ठीक नहीं लग रहे थे उन्होंने कोर्ट में फिर एप्लीकेशन दी, कोर्ट ने फिर कहा कि जी हम इसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, और उनको कहते हैं कि जब ये नहीं मालूम तो इसको कानून के मुताबिक डील किया जाए। इसको जब इसकी बेल होती है, रोक कर जाती है कैंप जेल में, वहाँ से जब ये बाहर आता है वहाँ से इसको अगवा कर लिया जाता है। अगवा किसने किया? अब जो इल्ज़ाम है वो सीसीडी पर आता है कि जी इसको सीसीडी वाले उठा के ले गए, जो उसके अहले खाना है रमज़ान ढोडी वकील है उसके, नुमान कैसर के, मेरी उनसे बात हुई है, बड़ी डिटेल गुफ्तगू हुई मेरी उनसे। वो कहते हैं कि जी नुमान कैसर के जो घर वाले, उसकी आंटी, दोस्त, अहले खाना जो है, वो ये कहते हैं कि सीसीडी वालों ने कैंप जेल के बाहर से नुमान कैसर को उठा लिया। लेकिन सीसीडी का जो मौकफ है कोर्ट में भी उन्होंने कहा, और ओपनली भी वो, मतलब कि 1-2 पुलिस अफसरान से मेरी भी बात हुई है, वो भी कहते हैं हमारा इससे नुमान कैसर के मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, हमने उसको नहीं उठाया, हमने उसको पुलिस इनकाउंटर नहीं किया। अच्छा, जब ये अगवा हो जाता है वहाँ से, तो अब उनके पास तो एक ज़रिया कोर्ट ही है ना। उन्होंने फिर उसकी बाजियाबी के लिए दोबारा कोर्ट से रुजू किया। दोबारा जब बुलाया गया उन्हें, तो जो रमज़ान ढूडी ने मुझे बताया, उसने ये बताया कि सीसीडी के जो अफसरान पेश हुए हैं, उन्होंने कहा जी हमने उसको पुलिस इनकाउंटर, हमें नहीं अगवा किया उसको, ना हमने उसका पुलिस इनकाउंटर किया, बल्कि हमें जो इतलात मिली हैं, हमें, क्योंकि कोर्ट ने हमें तलब किया, तो हमने पंजाब के पूरे इलाके से पता किया, तमाम डीपीओ से, सबसे चेक किया, तो जो इतला हमें मिली है उस इतला के मुताबिक ये नुमान कैसर जो है ये सिंध का इलाका है, घोटकी, उबाड़ो या उबाड़ा का कोई इलाका है घोटकी में, वहाँ की थाने की हदूद में जो है इसका पुलिस इनकाउंटर हुआ है, वहाँ पर ये मारा गया है। और इसको मारा किसने है, मैं आपको बल्कि एफआईआर भी आपके साथ शेयर करता हूँ, वो भी आप दिखाइएगा, जो इसके पुलिस इनकाउंटर की एफआईआर है। उस एफआईआर में जो लिखा हुआ है ना, जो कोर्ट में दी गई है, उसमें ये लिखा गया है कि एजाज है गालबन एसएचओ थाना कोट सब्जल रहीम यार खान, जहाँ पर तीफी बट का पुलिस मुकाबला, जहाँ पर कोट सब्जल का इलाका था वहाँ पर हुआ था। उसका एसएचओ है एजाज, वो अपने हमराही मुलाजमीन और थानेदारों के हमरा बाकायदा तफसील लिखी हुई है कि ये नाम है थानेदारों के, ये अहलकार हैं, ये उनके पास असलहा था, और वहाँ पर वो मौजूद थे किसी बरामदगी के सिलसिले में, किसी अपना मोटरसाइकिल की बरामदगी के सिलसिले में वहाँ पर मौजूद थे। तो उन्होंने एक मोटरसाइकिल आई है, मोटरसाइकिल पर 2 लोग थे, उनको रुकने का इशारा किया, वो रुके नहीं, उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। वहाँ कोई रेलवे की पटड़ी है बड़ी मशहूर सी, शायद वो, जैसे हमारे यहाँ पर एक टाइम में ना ये शादरा के पास है, सगियाँ पुल के पास एक बाग हुआ करता था अमरूदों का, बंद की परली साइड पर, रावी वाली साइड पर, वो जगह उन्होंने एक मखसूस रखी होती थी पुलिस इनकाउंटर्स के लिए, वहाँ पर बहुत पुलिस मुकाबले हुए हैं। या इधर हमारे लाहौर में गुलशन इकबाल था, वो बड़ा एक इकबाल टाउन का एरिया, बड़ा वीरान एरिया होता था एक टाइम पे, तो वहाँ पर बड़े पुलिस इनकाउंटर होते, शायद वहाँ पर भी कोट सब्जल रहीम यार खान में जो रेलवे पटड़ी है ना, वो भी मेरा ख्याल इन कामों के लिए मखसूस रखी हुई है उन्होंने। तो वो उन्होंने लिखा जी कि हम वो रेलवे पटड़ी की ओर लेकर अपनी जानें बचाई, हमने जवाबी फायरिंग भी की। तो जो मुल्ज़मान थे मोटरसाइकिल सवार, वो फायरिंग करते हुए सिंध की जानिब जो है वो फरार हो गए।
اب وہ ساتھ ہی حد ملتی ہے نا وہاں پہ سندھ اور پنجاب کی. ادھر فرار ہو گئے تو ہم ان کے تعاقب میں رہے, فائرنگ کا تبادلہ جاری رہا. باڑہ گھوٹکی کے علاقے میں جب پہنچے تو وہاں پر ہماری کراس فائرنگ ہوئی دوبارہ, اور اس کراس فائرنگ کے بعد جب فائرنگ کا سلسلہ تھما تو ہم نے حفاظتی اختیارات کے تحت آہستہ آہستہ آگے جا کر سرچ لائٹ جو گاڑیوں کی لائٹ ہوتی ہے اس کی روشنی میں جا کے ہم نے چیک کیا تو دیکھا کہ ایک شخص شلوار قمیض غالباً اس نے پہنی ہوئی تھی, مردہ حالت میں پایا گیا. اس کے پاس پسٹل پڑا ہوا تھا اور اس کی جامع تلاشی لینے پر اس کی شلوار کی جیب سے 1500 روپیہ, 1000 کا نوٹ اور ایک 500 کا نوٹ اس کی جیب سے ملا. تو انہوں نے کہا جی جب شناخت کروائی گئی تو پتہ لگا کہ یہ نعمان کیسر ہے, اسپین کا, بارسلونا کا جو بڑا ارب پتی بندہ ہے, مالدار بندہ ہے, بزنس مین ہے. اس کی جیب سے 1500 روپیہ اور برآمد وہ ہوا. بائک پر جا رہا تھا. اب وہ 1500 روپیہ پتہ نہیں, شاید کیمپ جیل میں شاید اس نے مشقت کی تھی تو اس کی مشقت کے پیسے ملے تھے جیب سے. جب اس کو اغوا کیا گیا تو شاید وہی پیسے اس کی جیب میں تھے, کیونکہ جیل سے آیا نا, اس کے پاس تو کچھ ہونا نہیں تھا اس میں. تو یہ وہاں پر اس کا مقابلہ اس طرح سے سامنے آتا ہے. اب جب مقابلہ ہو گیا اس کے بعد تو دوبارہ کورٹ میں جب یہ انہوں نے ایف آئی آر پروڈیوس کی تو کورٹ نے پھر ایک تو ڈسپوز آف کیا اس کو, درخواست کو, اور پھر انہوں نے کورٹ نے یہ بھی کہا کہ بھئی اگر مدعی حضرات جو ہیں اس کے مقتول کے نعمان کیسر کے اہل خانہ فیملی کے لوگ کوئی کارروائی کسی کے خلاف کروانا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ رجوع کریں, ہم اس حوالے سے اپنے آرڈر جو ہیں وہ دے دیں گے. بہرحال اب کسی نے کارروائی کیا کرنی تھی. ایک بندہ جو کورٹ میں اپنے کیسز کو فیس کرنے کے لیے آیا ہے اسپین سے. یہ چیزیں نا دیکھیں بڑی میٹر کرتی ہیں. تیفی بٹ کو ریڈ وارنٹ کے ذریعے لے کے آئے, رائے فیصل شفقت بھٹی اس کے بھی ریڈ وارنٹ تھے. اس نے پھر اپنا ایک آڈیو کلپ دیا کہ جی میں اپنے کیسز کو فیس کرنے کے لیے آ رہا ہوں. تیفی بٹ کے بھی کیس یہیں پر ہی فیس ہونا تھا نا, بلاج ٹیپو والا جو تھا. تو اب ان کو عدالتوں میں تو پروڈیوس نہیں کیا گیا ان کو. تیفی بٹ بھی پولیس مقابلے میں مارا گیا, رائے فیصل شفقت بھٹی. دیکھیں نا آپ کہ یہ معاملات کس طرح سے کہ تیفی بٹ کراچی ایئرپورٹ پر ڈپورٹ ہوا, وہاں ایئرپورٹ پر کئی گھنٹے تک تیفی بٹ کو ایف آئی اے نے روک کے رکھا وہاں پر. پھر اس کے بعد جو پولیس ہے وہاں پر جاتی ہے, سی سی ڈی جاتی ہے, اس کے ہینڈ اوور کرتے ہیں. کراچی سے اس کو لاہور بائی روڈ لانے کا توقع نہیں بنتا کوئی. رحیم یار خان کا علاقہ یہی کوٹ سبزل اور ایک اور تھانے کی حدود تھی, وہاں پر ایف آئی آر دیتے ہیں تو وہاں پر انکاؤنٹر ہو جاتا ہے. رائے فیصل شفقت بھٹی اس کو اسلام آباد ایئرپورٹ پر سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اس کے ریسیپشن کے لیے جاتے ہیں اس کو لینے کے لیے. کہتے ہیں کہ اپنا جو ممبر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی وہ بھی گئے تھے اس کو لینے کے لیے وہاں پر. اب اس کو ایئرپورٹ سے باہر ہی نہیں آنے دیا, وہ جہاز سے اترتا ہے تو وہیں سے اس کو پک کر لیتے ہیں, پک کر کے باروں بار اس کو لے آتے ہیں اور سرگودا کی حدود میں لا کے اس کا انکاؤنٹر ہو جاتا ہے. اچھا, نعمان کیسر کی جو اوپوننٹ پارٹی تھی, وہ جو قاضی فیملی جن کا بچہ اس نے مار دیا تھا, وہ چاہتے تھے اس کیس کو لے کر چلنا, پرسو کرنا. مجھے جو پتہ لگا ہے نا کہ وہ سراب سائیکل والے جو تھے, معاذ کے جو اہل خانہ تھے, وہ اس کے ساتھ الجھنا نہیں چاہتے تھے, اس کیس کو آگے لے کر نہیں چلنا چاہتے تھے. بلکہ کئی لوگوں سے انہوں نے یہ بھی کہا, رابطہ بھی کیا, ایک دو میرے بھی جاننے والے ہیں, ان کے پاس بھی وہ گئے اور کہا کہ ہماری ان کے ساتھ صلح کروا دیں, جو ہو گیا سو ہو گیا, ہم اس معاملے کو آگے لے کر نہیں چلنا چاہتے. لیکن وہ اس کا بھائی ہے ایک ذیشان نعمان کیسر کا, اور یہ کہتے ہیں کہ ان کو فون کال کیا کرتے تھے یا پیغام بھجواتے تھے کہ وہی میں نے آپ سے جو شروع میں ذکر کیا کہ معاذ کے حصے کی جو جائیداد ہے, پراپرٹی جو اس کی بنتی ہے, وہ اس کی بچیوں کے نام کی جائے. وہ اس حوالے سے بھی جو تھا پریشر ڈال رہے تھے ان پر. تو بہرحال وہ کوشش یہ کر رہے تھے کہ ان کی یہ کوشش تھی کہ ہم نے ان کے ساتھ لیٹیگیشن میں آگے نہیں جانا, تو اس معاملے کو ہم نے یہیں پر وائنڈ اپ کرنا ہے اور ہماری اس کے ساتھ صلح کروا دیجیے. نعمان کیسر کا تعلق تو اسپین سے تھا, اور اسپین کے اداروں نے انہیں کہا تھا کہ آپ اپنے ملک میں جائیں اور سرنڈر کریں, عدالتوں کا سامنا کریں جو بھی مقدمات ہیں, اور وہ یہاں پر کر بھی رہے تھے. اب اسپین سے آئے, ان کے ریڈ وارنٹ جاری ہوئے اور یہاں پر آ کے عدالتوں کا سامنا کر رہے تھے, اور اس بیچ ان کا پولیس مقابلہ ہو گیا مبینہ طور پر. تو اسپین میں عدالتوں میں یہ کیس جائے گا, اور اسپین کی جو انتظامیہ ہیں, ادارے ہیں, وہ پاکستانی اداروں سے رابطہ کریں گے, کوئی پریشر ڈالیں گے؟ علی, میری بات کچھ ایک دو لوگوں سے ہوئی ہے. میرا خیال ہے کہ اب وہ تھرو امبیسی جو ہے نا ادھر سے, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ, اس کیس کو وہاں سے وہ پلیٹ کریں گے, دیکھیں گے اس کیس کو. اور ابھی وہ کیونکہ ابھی تو تازہ واقعہ ہوا ہے, ابھی تو اس کی تدفین بھی نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, تو تدفین اس کی ہونی ہے. اب باڈی تو اس کی کہتے ہیں کہ وصول کر لی گئی ہے, لیکن وہ فریز کی ہوئی ہے.
اور میرا خیال شاید کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی باڈی کو جو ہے نا اسپین لے کے جایا جائے، کیونکہ اس کی بیوی اور 3 بچے ہیں اس کے غالباً نعمان کیسر کے، تو وہ اسپین میں موجود ہیں. اب وہاں سے تو کسی نے یہاں پر آنا نہیں ہے، تو ان کا علاقہ یہی پاکستان جو ہے ان کا آبائی ملک ہے، آبائی جگہ لاہور ہے، ان کے آبائی جو بزرگوار ہیں ان کا قبرستان بھی یہیں ہے. اصولی طور پہ تو اگر اس کو یہیں پر سپرد خاک کیا جانا چاہیے، لیکن اب اس کی آخری رسومات میں کوئی اور فیملی ممبر اس کا شامل ہو نہیں سکتا. تو وہ اب کوشش یہی کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا تو کہنا یہ ہے کہ بھئی ہمارا ایک فیملی ممبر وہاں پر عدالتوں میں کیسز فیس کرنے گیا تو بدلے میں اس کو مار دیا گیا. تو اب کوئی اور کس طرح سے آئے گا؟ ڈر خوف تو ان کو یہاں نہیں آنے دے گا. تو اس حوالے سے ان کی جو اس کی لاش ہے، اب باڈی جو ہے اس کو اسپین لے جانے کے لیے میرا خیال شاید کچھ نہ کچھ کوشش کر رہے ہیں، یا اجازت لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ظاہری بات ہے گورنمنٹ کی طرف سے اجازت ہوگی، گورنمنٹ چاہے گی تو اس کی باڈی اسپین جائے گی، ادروائز یہیں پر اس کو سپرد خاک کرنا پڑے گا. اب وہ وہاں سے تھرو ایمبیسی رابطہ کرتے ہیں یا جو بھی معاملات ہیں، اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. باقی جو اس کی ایک آنٹی تھی آصفہ شاہین اور ایک دوست جو پرسو کر رہے تھے، جب اس کا انکاؤنٹر سامنے آتا ہے تو وہ بھی منظر عام سے غائب ہو جاتے ہیں. اب ڈر خوف تو ہر کسی کو اپنی جان کا ہے نا. آنٹی کو اس کے متعلق بتایا گیا کہ شاید وہ ایک بزرگ خاتون ہے اور وہ صدمے میں بھی ہیں، شاید اس وجہ سے وہ رابطے میں نہیں ہے، رابطہ نہیں کر رہی. دوست جو تھا وہ ویسے ہی اسکرین سے آؤٹ ہو گیا، جو اس کے ساتھ چل رہے تھے دوست وہ سارے ہی اسکرین سے آؤٹ ہو گئے ہیں. اب وہ کہیں بھی کوئی نظر نہیں آ رہا. اور جو وکیل ہے، وکیل نے کیا کرنا ہے؟ وکیل نے تو کیس ہی لڑنا تھا نا. اب کیس کو پرسو کرنے کے لیے مدعی وکیل سے رابطہ کرے گا. انہوں نے ابھی کوئی مزید کارروائی کروانی ہوئی تو وکیل لے کے آگے چلے گا نا. وکیل نے جو درخواستیں کورٹ میں دی تھیں ان سب کو وکیل نے جو تھا وہ اینڈ تک پہنچایا اور اس کو بھی ڈسپوز آف کیا کورٹ نے. تو اب فردر اگر ان سے کوئی رابطہ کرے گا، کوئی کارروائی کرنا چاہے گا، تب ہی اس کو کیس کو وکیل آگے لے کر چلے گا. اگر ہم پچھلے 4-5 مہینے دیکھیں جس کے اندر کئی مبینہ پولیس مقابلے ہوئے، جس میں اسٹارٹ سے ہم دیکھیں تیفی وٹ کا مبینہ پولیس مقابلہ کافی میڈیا پر ہائی لائٹ ہوا، کافی تنقید بھی ہوئی. اس کے بعد دیکھتے ہیں یہ جو بھاولپور میں 3 بھائی اور ان کے 2 بہنیں ہوئی، ان کا مبینہ پولیس مقابلہ. اس کے بعد ہم نے دیکھا جو فیصل شفقت بھٹی ہیں، فیضان باکسر کا پولیس مقابلہ، اور اب یہ جو ہوا نعمان کیسر کا پولیس مقابلہ. اب اتنا میڈیا پہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے، تنقید بھی ہو رہی ہے، کہا بھی جا رہا ہے کہ انہوں نے تو پولیس کے سامنے سرنڈر کر دیا تھا، یا پھر ان کا پولیس مقابلہ کیوں ہوا؟ تو اس پر کوئی پریشر بنے گا، کچھ ہوگا ان کا؟ علی میں نے تو آپ کو بڑا کلیئر بتایا. دیکھیں یہ جن لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں نا، یہ کوئی دودھ کے دھلے ہوئے لوگ نہیں تھے. ایسی ہے، ٹھیک ہے. اب ان پر بھی قتلوں کے الزامات تھے، اور نہ ہم جسٹیفائڈ کر رہے ہیں، ہم ان کو جسٹیفائڈ بالکل نہیں کر رہے، ہم قطعاً ہم ان کو سپورٹ نہیں کر رہے. ہم کو دیکھیں بات کرنے کی یہ ہے کہ جتنے جرائم پیشہ لوگ سی سی ڈی نے مارے ہیں نا، نو ڈاؤٹ سارے کرمنل میں نے بلکہ پریس کانفرنس جب ہوئی تھی، آفتاب پھلروان جو تھے، میں نے ان سے سوال بھی کیا تھا. میں نے ان کو یہ کہا بھی تھا کہ نو ڈاؤٹ، جو میرا کویشچن تھا نا کہ نو ڈاؤٹ سی سی ڈی نے بہت اچھا کام کیا. جب سے سی سی ڈی فال ہوئی ہے کوئی 1500-1600 لوگ سی سی ڈی نے مارے ہیں، اور بڑے بڑے جرائم پیشہ لوگ مارے ہیں. سی سی ڈی نے نہیں مارے، ان کے ساتھیوں نے مارے ہیں. وہ مطلب کہ ہیں تو سی سی ڈی کے ہی اس میں آتے ہیں نا، مقابلہ تو سی سی ڈی سے ہی ہوتا ہے نا. تو میرا وہاں پر آپ کو کریکٹ نہیں کیا انہوں نے جیسے میں نے کیا؟ نہیں کریکٹ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا میں بڑا مشکور ہوں آپ کے کویشچن کا. میرا جو اصل سے سوال تھا نا، میرا ان سے سوال یہ تھا کہ جب سے سی سی ڈی فال ہوئی ہے اور جب سے پولیس انکاؤنٹرز ہو رہے ہیں، تب سے لے کے آج تک سی سی ڈی نے کبھی انفارمیشن شیئر نہیں کی کسی پولیس انکاؤنٹر کی، تو کبھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی، کبھی کسی کرمنل کے متعلق آ کر نہیں بتایا. تو ایسی کیا بات ہوئی کہ رائے فیصل شفقت بھٹی کے کیس میں آپ کو یہاں بیٹھ کر میڈیا کے سامنے اس وقت اس کی ظلم و بربریت کی داستانیں جو ہیں وہ بیان کرنی پڑ گئیں؟ آپ اس کو جسٹیفائڈ کر رہے ہیں پولیس انکاؤنٹر کو. ایسی کیا وجہ ہے؟ وہ وجہ ایچ آر سی پی کی رپورٹ ہے، کوئی اور پریشر ہے، یا وجہ جو ہے وہ آپ بتا دیں مجھے. یہ میں نے ان سے کویشچن بھی کیا، تو میرے سوال کا جواب مجھے نہیں ملا. انہوں نے جو مجھے جواب دیا تھا، انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ ایچ آر سی پی والے اگر ہم سے رابطہ کر لیتے تو ہم ان کو شاید بہتر انفارمیشن دے دیتے اور ان کی رپورٹ مزید بہتر ہوتی. مرزا صاحب، میں نے آپ سے متعلق ایک ٹک ٹاکر کی ویڈیو دیکھی، کاشف سمیر، جس کو پچھلے سال سی سی ڈی نے پکڑا تھا کیونکہ وہ ڈالا کلچر کو پروموٹ کر رہا تھا اور اسلحے کی نمائش کر رہا تھا. اپنی اس ویڈیو میں جس میں اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا، اس کے اندر وہ کہتے ہیں میری توبہ، میرے باپ کی توبہ، کہ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا. اب وہ آپ کے متعلق بات کر رہے ہیں ویڈیو میں کہ عامر مرزا جو کہ ایک صحافی ہیں، انہیں کیا مسئلہ ہے سی سی ڈی سے، وہ سی سی ڈی پر اتنی تنقید کیوں کرتے ہیں؟
भट्ट साहब, आप भी बाज नहीं आते शरारत करने से, आप ना कहीं कोई ना कोई चीज़ ढूंढ लाते हैं। मुझे सीसीडी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम हुई तो काशिफ ज़मीर साहब को होगी कोई प्रॉब्लम, क्योंकि अगर मुझे प्रॉब्लम होती तो जो टिकटॉक उन्होंने वीडियो बयान बनाया है काशिफ ज़मीर साहब ने, वो शायद वैसा बयान मैं कहीं ना कहीं बैठ के दे रहा होता। तो बहरहाल मेहरबानी, वो मेरी इस्लाह करना चाहते हैं सीसीडी के हवाले से, तो मैं तो समझता हूँ कि अगर कुछ कहीं पर गलत हो तो उसके मुतल्लिक ज़रूर इस्लाह करनी चाहिए। को मैं तनकीद करता हूँ ना, आप तनकीद करते हैं या कोई और हमारे मैं दोस्त जो नहीं हैं। करता, मैं हक में हूँ सीसीडी नहीं, के। मैं देखे, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले ही सीसीडी के मुतल्लिक जो जितनी भी मैंने गुफ्तगू की है, मैंने कहा कि मैं तनकीद करता हूँ, तनकीद बराए इस्लाह। जहाँ कोई गलत चीज़ नज़र आती है उसके मुतल्लिक निशानदेही करना और कहना कि यार इन चीज़ों को ठीक करना चाहिए, ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए। तो काशिफ ज़मीर साहब, अब मैं क्या कहूँ कि जब सीसीडी ने उनका सॉफ्टवेयर आप बकौल आपके अपडेट किया था उन्होंने, तो उनके उस वक्त तो मुतल्लिक ये भी कहा जा रहा था कि कुछ साथी उनको भी छुड़ाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो इस हद तक उनका मतलब जो था ना, केस वो आगे तक गया हुआ था। तो काफ़ी अरसे से वो अपना मतलब कि मुझे नहीं नज़र आ रहे थे मंजर आम पर, मुझे बल्कि कल ही पता लगा कि वो कोई वीडियो बयान, जो बल्कि मैंने देखा कल वो कि एक वीडियो उन्होंने मेरे मुतल्लक कि जी मुझे तकलीफ़ है सीसीडी से। तो मेरे भाई, मुझे सीसीडी से कोई तकलीफ़ नहीं है। मुझे अगर उनसे कोई तकलीफ़ होगी तो मैं उनसे डायरेक्ट खुद ही बात कर लूँगा, या वो अगर समझते हैं कि मुझे उनसे तकलीफ़ है तो वो मुझसे खुद बात कर लेंगे। वो कुछ दोस्त हैं मेरे भी तो जानने वाले सीसीडी में बैठे हुए हैं, अगर वो समझते हैं कि मुझे तकलीफ़ है, या अगर काशिफ ज़मीर को किसी सीसीडी अफसर ने कहा है इस वीडियो बयान के लिए, तो वो मुझसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट भी कह सकते हैं। तो काशिफ ज़मीर के ज़रिए मुझे पैगाम देने की ज़रूरत कोई नहीं है। ये पैगाम है या वार्निंग? यार पैगाम ही है, वार्निंग तो इस तरह की नहीं होती। वार्निंग जो होती है वो काशिफ ज़मीर साहब को बड़ी अच्छी तरह पता है कैसी होती है। मैं बहरहाल इस पे बात नहीं करना चाहता था, ना मैंने, ये मुझे नहीं पता आप कहाँ से निकाल के लिए हैं ये सवाल, तो मैं तो इस पे बात भी नहीं करना चाहता था। तो बहरहाल अब आपने की है तो फिर एक दफ़ा, मुझे सीसीडी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे काशिफ ज़मीर साहब, मेरे प्यारे भाई, आपको जिस किसी पुलिस अफसर ने आपको फरमाया कि आप ये पैगाम दें, आप ये वीडियो बनाएं, आप मेरी तरफ से उनको ये पैगाम दे दें कि अगर किसी को ये लगता है कि मुझे तकलीफ़ है तो वो मुझसे डायरेक्ट बात कर सकता है, मुझसे डायरेक्ट पूछ सकता है। मैं उनको जवाब दूंगा, मैं उनको बताऊंगा कि मुझे कोई तकलीफ़ है या नहीं है। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट आपने देखा। इस पॉडकास्ट के एंड में मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप में से 90% व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने ये पॉडकास्ट देखा तो है, लेकिन इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया और कमेंट नहीं किया। आपके वीडियो को लाइक करने से, कमेंट करने से और चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारी वीडियो मैक्सिमम ऑडियंस तक जाएगी। आपके ऐसा करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, मेरी टीम को मोटिवेशन मिलेगी और हम इससे बेहतर मज़ीद आपके लिए वीडियोस बनाएंगे।